नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस प्रेप एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की तारीख है 10 जून 2020 और हम डेली 30 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। डेली 30 का आज का जो टॉपिक है वो है स्थानीय स्वायत्त शासन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गांधी जी की याद आपको आती होगी, तब भी इसकी याद आ जाती होगी। आप अगर गांव से बिलोंग करते हैं, गांव से संबंध रखते हैं, तब भी इसकी याद आ जाती होगी। और जब परीक्षा में पूछा जाता है तो वैसे कभी भी याद भले ना आए, तब तो याद आ ही जाती होगी। तो आज हम 21 क्वेश्चन इस पर देखेंगे, स्थानीय स्वायत्त शासन पर। और हम देखेंगे 9 क्वेश्चंस करंट अफेयर पे। टोटल 30 क्वेश्चन डेली हम देखते हैं, आज भी 30 क्वेश्चन हम देखेंगे। एग्जाम्स की डेट अनाउंस हो गई है और ऐसे में अब क्या करना है? ऐसे में आपको करना अब है केवल पढ़ाई, और कुछ करना ही नहीं है। पढ़ाई करते रहिए, हम साथ में हैं आपके हर एक स्टेप पर। और आपकी तैयारी में जहां भी आपको दिक्कत हो, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। उस समय भले हम रिप्लाई ना कर पाए, बाद में हम आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले टॉपिक देखेंगे, लेते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चुनाव करें। ऐसे तो प्रश्न आप रोज यहां देखते आ रहे हैं, तो आज भी कुछ ऐसा ही प्रश्न आपको पहला देखना है। ठीक है। पहला स्टेटमेंट, भारतीय संविधान के प्रथम प्रारूप में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख था। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। भारतीय संविधान का जो प्रथम प्रारूप था उसमें पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख नहीं था। दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, इन्हें भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 40 में गांधी जी के दबाव के परिणाम स्वरूप स्थान दिया गया। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो हमारे बापू थे ना, बापू ने गांवों के लिए बहुत कुछ किया। ठीक है। तो उनकी सोच थी कि जब रूट लेवल पर, ग्रामीण स्तर पर, गांवों में डेवलपमेंट होगा तभी देश का विकास हो पाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है? कौन है स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक? क्या ये कोई भारतीय होगा? नहीं। इसका जनक माना जाता है, जब यहां पर ब्रिटिश शासन था उस समय यहां पर एक हुआ है रिपन। तो रिपन जो था वो भारतीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। और 1882 ईस्वी में एक प्रस्ताव पारित करके स्थानीय शासन के लिए उसने कई प्रावधान किए थे। उसमें स्थानीय बोर्ड को कार्य करने, आय के साधन दिए जाने, और स्थानीय बोर्डों का गठन करने का, और सरकारी हस्तक्षेप की अनुमत कार्यों की समीक्षा करने तक ही सीमित करने का, ये सब निर्देश उसने दिया था। तो ये कौन था? रिपन। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और दो स्टेटमेंट है, बताएं कौन से सही हैं। स्थानीय स्वायत्त शासन स्थानीय लोगों की भागीदारी को सक्षम बनाता है। बिल्कुल सही बात है। वास्तविकता यह है कि इसमें प्रधान तक ही सब सीमित रह जाते हैं अधिकार, लेकिन प्रधान को चुनने का अधिकार तो कम से कम है ही है। अगर और अच्छे से क्रियान्वित कर दिया जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। तो पहला स्टेटमेंट फिलहाल हमको सही ही मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे संविधान में ऐसा लिखा हुआ है। बाकी जो मैं कह रहा हूं आप समझिए, जब आप ऑफिसर बनिए तो स्थानीय स्तर पर जो स्वायत्त शासन की व्यवस्था है, ये जो प्रणाली है, इसको सशक्त बनाने का प्रयास कीजिएगा। स्थानीय स्वायत्त शासन की व्यवस्था शासन को निचले स्तर तक लोकतांत्रिक बनाती है। तो इसमें क्या गड़बड़ी है? बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। निचले स्तर तक लोकतांत्रिक बनाती है, जनता के द्वारा चुनाव होता है ना प्रधान जी का। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। स्थानीय स्वायत्त शासन का तात्पर्य क्या है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब यह होता है, अगर एक लाइन में आपसे कहा जाए कि बताइए, तो स्थानीय लोगों की भागीदारी को यह प्रदर्शित करता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। कई लोगों ने मुझे ये सुझाव दिया कि इसमें पुराने क्वेश्चंस को, ओल्ड क्वेश्चंस को भी शामिल किया जाए। यहां पर लगभग 90 टू 95% न्यू क्वेश्चन आप देखते हैं। बाकी फैक्ट तो वही होते हैं। हो सकता है पुराने पहले भी पूछे जा चुके हैं, तो पुराने क्वेश्चन आप उनको मान सकते हैं, नहीं तो ये नए क्वेश्चन फॉर्मेट किए जाते हैं। आप लोगों का क्या सुझाव है, क्या राय है, जरूर बताइएगा। फिर हम आगे इस पर विचार करेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में कहा गया है राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा। क्या ऐसा कहा गया है? बिल्कुल कहा गया है। आर्टिकल जो 40 है उसमें ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात की गई है कि ऐसा कदम उठाएगा राज्य, है ना। पहला स्टेटमेंट सही है। और भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के रूप में 1952 में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का शुभारंभ हुआ। यह भी बिल्कुल सही है और इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। और 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुए थे। अलग से भी प्रश्न बनता है, कब शुरू हुए थे? 1952 में, जो स्टेटमेंट में लिखा है, तो ये ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी? कौन सी समिति जिसने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव दिया था? तो 1957 में एक समिति गठित की गई थी, 1957 में, और ये समिति थी बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने ही पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी, ये बात कही थी। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। किस समिति का संबंध पंचायती राज प्रणाली से नहीं है? यहाँ पर 4 समितियां दी हैं, इनमें से अशोक मेहता समिति, एमएल सिंघवी समिति और जी.वी.के. राव समिति, ये तीनों संबंधित है पंचायती राज से, लेकिन रंगराजन समिति इससे संबंधित नहीं है। रंगराजन समिति किससे संबंधित थी, जरा बताइएगा। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को किस तिथि को लागू किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बलवंत राय मेहता की समिति का गठन जो है वो 1956 में किया गया था, और इसने लगभग 2 साल बाद 1 अप्रैल 1958 को, मतलब इसने 57 में सिफारिशें रखी थी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो रहा है थोड़ा सा कि इसने सिफारिशें तो 57 में रख दी थी, इसकी सिफारिशों को लगभग 2 साल बाद 1 अप्रैल 1958 को लागू किया गया था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 57 में इसने योजना आयोग ने बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में सामुदायिक परियोजनाओं एवं राष्ट्रीय विकास सेवाओं का अध्ययन दल के रूप में एक समिति भी बनाई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अशोक मेहता समिति का गठन दिसंबर 1972 में किया गया था, ये तिथि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दिसंबर 1972 में किया गया था? नहीं, ये किया गया था दिसंबर में, तो सही है, लेकिन 1977 में किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अशोक मेहता की समिति यानी अशोक मेहता इसके अध्यक्ष थे। अशोक मेहता समिति की मुख्य सिफारिशें थी कि ग्राम पंचायत तथा पंचायत समिति को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये भी गलत है, क्योंकि अशोक मेहता ने जो सिफारिश की थी, उन्होंने कहा था कि ग्राम पंचायत और पंचायत समिति को समाप्त कर देना चाहिए। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई भी सही नहीं है। दांतवाला समिति का संबंध था, तो दांतेवाला जो समिति थी इसका संबंध किससे था? 1985 में ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक प्रबंधन विषय पर एक समिति बनाई गई थी। जी.वी.के. राव की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखिएगा। लेकिन एक समिति गठित हुई थी, दांतेवाला समिति, ये समिति गठित हुई थी 1978 में, है ना। 78 में जो ये समिति गठित की गई थी, इसका संबंध था ब्लॉक नियोजन से, ब्लॉक प्लानिंग से इसका संबंध था, जो सी ऑप्शन पे दिया है। तो ब्लॉक स्तर का जो नियोजन है उससे ये संबंधित थी। ठीक है ना। और 1984 में जिला स्तर के नियोजन के लिए एक समिति गठित की गई थी, उसका क्या नाम था? तो 1984 में जो ये समिति गठित हुई थी, ये हनुमंत राव समिति थी, हनुमंत राव समिति, और इसका संबंध था डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्लानिंग करने का। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, राजीव गांधी सरकार द्वारा अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। अब थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको ये तिथि पता है कि अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था, तो अभी मैंने बताया था कि दिसंबर 1977 को किया गया था। तो दिसंबर 1977 में अगर किया गया था, तो उस समय क्या राजीव गांधी की सरकार थी? नहीं, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने हैं जब इंदिरा गांधी मार दी गई हैं, उसके बाद बने हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। एमएल सिंघवी समिति की प्रमुख सिफारिश थी, प्रमुख 2 बार लिखा है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाना। तो दूसरा बिल्कुल सही है, केवल 2 सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसने कहा था कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नरसिम्हा राव सरकार द्वारा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो गई। यहां से जो फैक्ट निकल कर आ रहा है कि उस समय प्रधानमंत्री कौन था, तो नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे, तभी इसको संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। एक अधिनियम पारित हुआ था 73वां, और ये कब पारित हुआ? तो 1992 में। 3-4 प्रश्न आपके तैयार हो गए पहले स्टेटमेंट से। और दूसरा है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग 9 पंचायती राज अनुच्छेद 243 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। ये भी बिल्कुल सही है। ये जो भाग था, ये भाग 9 था, ऐसा लिखा भी आपको मिल जाएगा। तो भाग 9 ये अनुच्छेद 243 के तहत शामिल किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पंचायती राज व्यवस्था के गठन को राज्य कानून में शामिल किया जाना अनिवार्य है। क्या ऐसा है? क्या ऐसी कहीं व्यवस्था की गई है?
और दूसरा है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि पंचायती राज व्यवस्था में दो वर्गों के उपबंध किए गए हैं। दो वर्गों में उन उपबंधों को बांटा जा सकता है। पहला एक है अनिवार्य और दूसरा है स्वैच्छिक। जो अनिवार्य है उसमें कहा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था के गठन को राज्य कानून में शामिल किया जाना अनिवार्य है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि भौगोलिक, राजनीतिक व प्रशासनिक तथ्यों को ध्यान में रखकर पंचायती राज पद्धति को अपनाने का अधिकार सुनिश्चित है। तो दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि कुछ अधिकार उसको दिए गए हैं। और जहां तक बात ये आरक्षण की है, तो ये 50% कुछ स्टेट ने दिया है, लेकिन 1992 का जो अधिनियम था, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, उसमें 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। तो दूसरा गलत है, केवल एक सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान में ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 243 खा के तहत किया गया है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। जो ग्राम पंचायतों का गठन है, ये अनुच्छेद की बात अगर करें तो 243 बी के द्वारा ये किया गया है। ये देखिए यहां पर। और संविधान में पंचायतों की संरचना के बारे में उपबंध 243 गा 243 सी में किया गया है। ये भी बिल्कुल सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही रट लीजिए, इनको याद कर लीजिए। और सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किसी ग्राम के सभी लोगों से मिलकर ग्राम सभा बनती है। क्या सही है? ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है, क्योंकि ग्राम की जो निर्वाचन, एक आप ये समझिए, उसको वोटर लिस्ट कहते हैं ना अंग्रेजी, निर्वाचन नियमावली के अंतर्गत जो नाम उसमें दर्ज होते हैं, वोटर लिस्ट में जो नाम होते हैं, उनको सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। सभी लोग उसमें नहीं होते हैं। सभी में तो 2 साल का, 5 साल का भी बच्चा आ गया, तो ये शामिल नहीं होते हैं। और ग्राम सभा की सदस्यता के लिए उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ये भी गलत है। 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए वोट के लिए। राइट टू वोट इस पे आपको मिलता है। लेकिन अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए, अगर आप प्रधान जी बनना चाहते हैं या ग्राम सभा की सदस्यता आप ग्रहण करना चाहते हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, याद रखिएगा। पंचायतों के लिए निर्वाचन प्रणाली अनुच्छेद 243 टा में दी हुई है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं आर्टिकल 243 के। ठीक है, इसमें दी हुई है। ये बिल्कुल सही है। जो निर्वाचन प्रणाली है वो आर्टिकल 243 के में दी हुई है। राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष बाद पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलेखन करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन करता है या गठित करेगा, ऐसा कहा गया है। तो राष्ट्रपति नहीं करता है। ये काम कौन करता है? कौन करेगा? स्टेट लेवल की बात हो रही है, पंचायतों की बात हो रही है, तो यह काम गवर्नर करेगा, राज्यपाल करेगा। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। छोटे नगरों में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को नगर निगम कहा जाता है। अब बताइए, जो बड़े नगर होते हैं वहां पे कहा जाता है कि छोटे नगरों में कहा जाता है? तो बड़े नगर होते हैं वहां कहा जाता है, छोटे नगरों में नहीं कहा जाता। ठीक है। नगर निगम की स्थापना जो है वो बड़े नगरों में की जाती है। किसके द्वारा? राज्य शासन द्वारा विशेष अधिनियम के तहत की जाती है। ठीक है। और नगर निगम की संरचना वहां पे क्या कैसे बनती है? पार्षद होते हैं, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं, उसमें क्षेत्रीय सांसद व विधायक ये सब भी शामिल होते हैं। तो पहला ये गलत हो गया। नगर निगम में वार्डों की संख्या का निर्धारण मेयर के अधिकार में होता है। मेयर निर्धारित करेगा तब तो हो गया कल्याण। ये होता है गवर्नर के अधिकार क्षेत्र में। जो राज्यपाल है, राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में होता है। यूपी के राज्यपाल इस समय कौन है? एमपी के राज्यपाल इस समय कौन है? छत्तीसगढ़ के इस समय राज्यपाल कौन है? और बिहार के इस समय राज्यपाल कौन है? सबका नाम क्रम से आप लिखकर कमेंट करके बताएंगे, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा, और मैं गुस्सा हो जाऊंगा तो मैं क्लास नहीं लूंगा। ठीक है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहां पर गलत है। अगला प्रश्न। जब आप लोग उत्तर देते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि हमारे साथ कुछ लोग और काम कर रहे हैं, कुछ लोग और मेरी बातों को गंभीरता से ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है। तो मुझे खुश करने के लिए कर दीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट, नगर निगम के महापौर या मेयर का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। क्या पहला स्टेटमेंट सही है? 6 वर्ष के लिए नहीं चुने जाते, ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गया। और महापौर को विश्वास प्रस्ताव द्वारा हटा सकते हैं। अच्छा ये बताइए, विश्वास प्रस्ताव के द्वारा कभी हटाया जाएगा? अगर यहां पर लिखा होता अविश्वास प्रस्ताव, है ना, कॉन्फिडेंस मोशन नहीं, अविश्वास प्रस्ताव अगर लिखा होता तो सही होता। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। ये तो रीजनिंग का प्रश्न हो गया। तो ये डी ऑप्शन इसका, इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? डी। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बड़े शहरी स्थानीय स्वशासन संस्थाएं नगर पालिका कहलाती हैं।
तो जो बड़े शहरी स्थानीय स्वशासन संस्थाएं उनको नगर पालिका नहीं, उनको नगर निगम कहते हैं। वहां पर अभी एक प्रश्न आया था तो उसमें इसका उल्टा दिया हुआ था, तो ठीक है, तो ये गलत, वहां पे सही था इसके बारे में और यहां पे सही है उसके बारे में। नगर पालिका के सदस्यों की संख्या नगर की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होती है। आप बताइए दूसरा स्टेटमेंट क्या सही है? बिल्कुल सही है दूसरा। ये वहां की जो जनसंख्या होती है उसी के आधार पर वहां के सदस्यों की संख्या निर्धारित की जाती है। तो 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केवल दो सही है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और आज के टॉपिक का सेकंड लास्ट प्रश्न है, नगर पंचायत नगरीय क्षेत्र की पहली स्वायत्त संस्था है, क्या यह सही है? नगरीय क्षेत्र की पहली स्वायत्त संस्था नगर पंचायत है, ये बिल्कुल सही है। नगर स्तर पर जो होती है नगर पंचायत, बिल्कुल सही है। और नगर पंचायत के सदस्यों को पार्षद कहा जाता है, ठीक है, काउंसलर कहा जाता है। और नगर पंचायत का जो अध्यक्ष होता है, प्रधान होता है, उसको अध्यक्ष कहा जाता है, चेयरमैन कहा जाता है। तो ये दोनों शब्द याद रखिएगा, बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। और ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन होता है, पहला ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन होता है, फर्स्ट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन नगर पंचायत होती है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है आज के टॉपिक का, फिर करंट अफेयर का डिस्कशन हम करेंगे। पांचवी अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? ए एम टी एम, आप बताइए। ए एम टी, अब एम की क्या, मणिपुर होगा या नहीं होगा? मणिपुर यहां पर नहीं होगा, मणिपुर जगह पर यहां पर मिजोरम होगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहां पर गलत हो गया। फार्मूला याद करने के बाद भी अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो प्रश्न गलत हो जाएगा। मणिपुर इसमें शामिल नहीं किया जाता। असम, त्रिपुरा, मेघालय और कौन सा, और कौन सा है? मिजोरम, मणिपुर नहीं। चलिए करंट अफेयर के बढ़िया प्रश्न है, फटाफट इनको देख लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए। बाकी मैं तो हूं ही, जल्दी ही पीडीएफ के लिए आप लोगों ने जो कहा है कि छोटा सा शुल्क लेकर इसको दिया जाए, मैं उसका एक सिस्टम बनवा रहा हूं, जल्दी आपको मिल जाएगा। और हाँ, जिनको बीओ का एग्जाम देना है उनके लिए एक खुशखबरी है। उनके लिए खुशखबरी ये है कि हम लोग बीओ के एग्जाम के लिए पहले भी काम कर चुके हैं और अब भी काम करते जा रहे हैं। और आपके लिए बीओ के एग्जाम के लिए एक कोर्स लेकर आए हैं। आप नहीं दे रहे हैं तो आपके संपर्क में जो भी दे रहा हो उसको आप सजेस्ट कर सकते हैं। ये कोर्स बहुत कम पैसे में बहुत अच्छा कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत करेगा ये कोर्स। और इस कोर्स में इस कोर्स का नाम ही है श्योर सीरीज, है ना, बीओपीटी श्योर सीरीज इस कोर्स का नाम ही है। इस कोर्स के बारे में अभी मैं बताऊंगा। फिलहाल हम प्रश्न देखते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी कहां पर स्थित है? ये जो इंस्टीट्यूट है ये केसर, और अभी क्या हुआ है ये मैं आपको बाद में बता रहा हूं। पहले तो ये जान लीजिए कि ये पालमपुर में स्थित है। केसर और हींग दुनिया में सबसे कीमती और मूल्यवान मसाले हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी जो है ये हिमाचल प्रदेश के कृषि विभाग के साथ साझेदारी करके, ये दोनों संस्थान मिल करके भारत में हींग और केसर के उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश करने जा रहे हैं, इसलिए चर्चा में आया। ये पालमपुर में स्थित है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न, मर्सर के 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे, यानी कि मर्सर ने इसको जारी किया है। इस सर्वे का नाम है 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे। इसके अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे कॉस्टली जो शहर है, सबसे एक्सपेंसिव जो शहर है, महंगा जो शहर है, वो कौन सा है? वो शहर है मुंबई। ऐसा इसमें कहा गया है कि सबसे महंगा जो शहर है वो मुंबई है, ठीक है। और भारत का सबसे महंगा, विश्व का नहीं। और ये विश्व स्तर पर प्रवासियों के लिए 60वां सबसे महंगा शहर है ना, 60वां सबसे महंगा शहर है विश्व में, और 59 इससे महंगे हैं। भारत का पहला वर्चुअल व्यापार मेला आयोजित किया गया, कहां पर आयोजित किया गया ये नहीं पूछा जा रहा है, किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया, क्योंकि वर्चुअल मेला है तो कहां पर आयोजित नहीं किया जाएगा। सूक्ष्म तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा हस्तशिल्प के लिए निर्यात संवर्धन परिषद जो है उसने लगभग 200 भारतीय निर्यातकों के लिए 4 दिवसीय वर्चुअल मेले की मेजबानी अभी की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्यात संवर्धन परिषद ने इसका क्या किया है, इसकी मेजबानी की है। तो ये किसके द्वारा आयोजित किया गया? ये सूक्ष्म एवं मध्यम मंत्रालय के तहत नहीं आता है, ये मैं गलत बोल गया हूं, ये गलत है। निर्यात संवर्धन परिषद के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। निर्यात संवर्धन परिषद के द्वारा, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है उसके द्वारा। अगर कंफ्यूज हुए आप तो फिर से इसको मैं कंफर्म कर दे रहा हूं, वर्चुअल व्यापार मेला जो स्थापित किया गया है, पहला आयोजित किया गया है, वो निर्यात संवर्धन परिषद के द्वारा, स्थापित नहीं, आयोजित।
रेमन मैग्सेसे अवार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1957 में रॉकफेलर ब्रदर्स फंड, ये कहाँ का है, यूएसए का। इसके बारे में डिटेल वीडियो देखनी होगी, एक वीडियो जो मॉर्निंग जीके की आती है आज रेमन मैग्सेसे पे थी। रेमन मैग्सेसे से संबंधित 9 प्रश्नों को उसमें डिस्कस किया गया है, आप उसको देख लें, पूरा तैयार हो जाएगा। और फिलीपींस सरकार ने मिलकर की थी, बिल्कुल सही है। इसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, ये भी सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी प्रश्नों को आप उस वीडियो में जाकर देख लीजिए। तो जो ये कार्यक्रम है हमारा, इसका नाम है बीओपीटी श्योर सीरीज, और इस कार्यक्रम के तहत हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं बहुत ही कम पैसे में, 499 रुपये में, नवंबर से अगस्त तक का वीडियो और पीडीएफ करंट अफेयर का, महत्वपूर्ण टॉपिकों पर कुछ वीडियोस और पीडीएफ, कृषि और खनिज के आंकड़ों पर वीडियोस पीडीएफ, पीसीएस के यानी जो यूपीपीएससी का स्तर है उसके स्तर के 10 प्रैक्टिस सेट, ऑनलाइन टेस्ट, पीडीएफ भी इसका देंगे हम, सबका पीडीएफ आपको हम दे देंगे। जिन्होंने यहाँ पे कोई भी कोर्स परचेज किया है, सब सिस्टम डेवलप हो रहा है, 2-4 दिन की बात है। जो लोग क्वारी करते हैं थोड़ा सा और वो सब्र रखें, बस अब ऑफिस खुल गए हैं। और आवश्यकता पड़ने पर कुछ व्यक्तिगत गाइडेंस जो मैं वैसे भी आपको देता रहता हूँ, और समय समय पर परीक्षा पास करने हेतु आवश्यक सुझाव एवं मार्गदर्शन के वीडियो में आपको देता रहूंगा अपनी टीम के द्वारा। तो आप अगर दे रहे हैं बीओ की परीक्षा तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आपके आसपास कोई हो तो उसको सजेस्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ये बैनर पड़ा हुआ है। पुणे स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने कोविड 19 का मुकाबला करने के लिए किस नाम से नैनो तकनीक आधारित कीटाणु नाशक स्प्रे विकसित किया है? किसने विकसित किया है ये भी इंपॉर्टेंट है। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, और ये स्थित कहाँ है? पुणे में स्थित है। कोविड 19 का मुकाबला करने के लिए ये स्प्रे है, और इस स्प्रे जो ये स्प्रे है इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम है अनन्या। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। कोविड से संबंधित बहुत सारा जीके हो गया है, कोविड 19 पर जितना भी आप पढ़ें वो कम है। ठाणे के एक इंजीनियर द्वारा विकसित कोरोबॉट नामक रोबोट की विशेषताओं पर विचार कीजिए। यह रोबोट कोविड 19 रोगियों के इलाज करने वाले अस्पतालों की जरूरतों को संबोधित करता है, यानी कि उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए यह बनाया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि मेडिकल क्षेत्र में इंटरनेट ऑफ थिंग्स तकनीक का उपयोग करने वाला ये विश्व का पहला रोबोट है, तो ये भी बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये भारत के लिए गर्व की बात है कि ठाणे के एक इंजीनियर ने इसको बनाया है। महाराष्ट्र में ठाणे पड़ता है ना, तो वहां के एक इंजीनियर ने इसको डेवलप किया है। ये दवा, भोजन पदार्थ, पानी, ये सब वितरित कर सकता है। अगर इन्फेक्शन का खतरा है कहीं पर जहां पे कोविड 19 के मरीज पहले से हैं तो इसको भेज दीजिए, ये काम करता रहेगा। ठीक है, बढ़िया है। ऐसा अगर हो रहा है ये कोरोबोट तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण सीएटी की 18वीं बेंच का उद्घाटन किया गया? जाहिर सी बात है, जो केंद्र शासित प्रदेश अभी हाल में गठित हुआ है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, इसी के लिए अभी केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। जम्मू के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण पीठ की स्थापना से कई अदालतों का जो बोझ है वो कम हो जाएगा। ये पीठ सरकारी कर्मचारियों के सेवा मामलों में विशेष रूप से ये जो केस होंगे उनसे निपटेगी। और आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम है 1985, उसी के तहत भारत सरकार ने श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के उन स्थानों के रूप में निर्दिष्ट किया है जहां पे केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण बेंच जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बैठेगी। तो अनुच्छेद 323 के तहत इसकी स्थापना की जाती है। आर्टिकल कौन सा इससे रिलेटेड है? 323। और इससे जो अधिनियम है वो 1985 का कैट का अधिनियम है, उसी के तहत इसको स्थापित किया जाता है। हाल ही में किस राज्य ने सीमा सड़क संगठन में 11,800 श्रमिकों की भर्ती को मंजूरी प्रदान की है? और इस समय अगर श्रमिकों को भर्ती दी जाएगी तो इस समय काफी लॉकडाउन से परेशानी की स्थिति है, तो उसमें बड़ा राहत मिलेगी, और यह है झारखंड सरकार। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और ये झारखंड के मुख्यमंत्री ने सीमा सड़क संगठन को चीन की सीमा में महत्वपूर्ण परियोजनाओं को लागू करने के लिए ये 11,800 श्रमिकों की भर्ती को मंजूरी प्रदान की है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते की पुष्टि की? कौन सा देश है जिसने यूयू के साथ में अभी ऐसा किया है, यूरोपियन यूनियन के साथ में ऐसा किया है? तो एशिया के विकासशील देशों में से एक है, एक देश वियतनाम, और वियतनाम ने ये करके मतलब ये किया है काम। वियतनाम ने हाल ही में यूरोपीय संघ के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते की पुष्टि की है, और वियतनाम की नेशनल असेंबली में
ये प्रस्ताव पास किया गया, उसमें मंजूरी दी गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, ये आपको कैसा लगता है ये आप बताते रहें। मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आप जरूर दें। 6307281212 कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे व्हाट्सएप करके आप किसी भी प्रोग्राम के बारे में या कोई पर्सनल भी आपका अगर कुछ ऐसा मुद्दा है, कोई ऐसी समस्या है जो मेरे लायक है, सॉल्व कर सकता हूं मैं, तो आप हेल्प ले सकते हैं, हमारी टीम की हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू।